नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर किसी का एक सपना होता है कि वो एक अच्छी नौकरी करे, जिसमें से कुछ लोगों का ये सपना होता है कि वो एक प्राइवेट जॉब करें और कुछ लोगों का सपना ये होता है कि वो एक सरकारी जॉब करें। और अगर हम सरकारी जॉब की बात करें तो रेलवे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे लोगों का सपना होता है जॉब करने का और उसमें बहुत सारी वैकेंसी भी आती हैं। और रेलवे में इसी प्रकार से एक ऐसी जॉब है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग और एडवेंचरस जॉब है जिसको हम लोको पायलट के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि लोको पायलट कैसे बनते हैं इंडियन रेलवे में, क्या उसकी शर्तें होती हैं, क्या उसकी रिक्रूटमेंट होती हैं, कैसे उसकी रिक्रूटमेंट होती है और उसका क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, कौन सी हमें बुक्स पढ़नी पड़ती है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सा कैसा सिलेक्शन होता है, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस डाउट का आंसर करूँगा जो भी आपका डाउट होगा। और चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भी किया था इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो रेडी है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिक्वायरमेंट टू बिकम अ लोको पायलट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वालिफ़िकेशन, जो हमारी ITI, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, BTech, BE, MTech ये हो सकती हैं, इनमें से कुछ भी हो सकती है। सेकंड वन इज़ एज, हमारी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 18 टू 28 होनी चाहिए। 28 के ऊपर जो भी एज रिलैक्सेशन होता है वो हमें मिलता है। और थर्ड वन इज़ मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं लोको पायलट के लिए, तो ये होना चाहिए। फिर हम इसके आगे देखते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। सिलेक्शन ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज 1 जो होता है वो CBT 1 होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है फॉर CBT 2 यानी स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए। स्टेज 2 में हमारा CBT 2 एग्ज़ाम होता है जो कि जिसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A स्कोरिंग होता है और पार्ट B क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद जब ये CBT 2 हो जाता है और यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पार्ट A में स्कोर कर लेते हैं और पार्ट B क्वालिफाई करके आप CBT 2 पूरी तरह से क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद आता है आपका स्टेज 3 जिसको हम कहते हैं CBT 3। CBT 3 में एक साइको टेस्ट होता है जिसमें आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है कि आप अलग अलग विषम परिस्थितियों में कैसे आप रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4th नंबर पे, और 5th नंबर पे होता है हमारा मेडिकल टेस्ट। तो इतने चरणों से गुजरना पड़ता है तब जाके आपको एक जॉब मिलती है। कोई भी सरकारी जॉब हो तो यही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलिए अब 2018 का जो नोटिफिकेशन था उस पर एक नज़र डालते हैं। नोटिफिकेशन का छोटा सा पार्ट मैंने ऐड किया है जिसमें फर्स्ट स्टेज CBT में क्या सिलेबस आता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 75 क्वेश्चन होते हैं जो एज़ पर प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन, और उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं वो सिलेबस में दिए हुए थे। तो ये मेरी आपको सलाह है, मेरी एडवाइस है कि आप बिल्कुल सिलेबस वाइज ही पढ़ें। जो सिलेबस दिया जाता है आपको नोटिफिकेशन में, आप वही सिलेबस पढ़ें, वही सिलेबस काफ़ी होता है और इधर उधर आपको भटकने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं स्टेज 1 एग्ज़ाम, तो आपके पास स्टेज 2 होता है जिसको हम CBT कहते हैं, सेकेंड स्टेज CBT एग्ज़ाम। उसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A जो होता है वो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट होता है जिसमें सिलेबस जो है मोर और लेस सेम ही होता है CBT 1 की तरह। जैसे CBT 1 में आया था मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड बेसिक साइंस, एंड इसमें एक पार्ट और ऐड होता है जिसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो आप अगर ITI करे हैं या डिप्लोमा किया है आपने या BTech किया है तो आप वो ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो इसमें जो मिनिमम होता है वो ITI लेवल का ही होता है। आप कितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती, बट जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसके लेवल का ही एग्ज़ाम सेट होता है। ठीक है, ये एक ऐड होता है। बाकी जनरल अवेयरनेस रहता है, करंट अफेयर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत होती हैं।
और ये मैं बार बार ही बोलूँगा कि आप प्लीज़ बिल्कुल भी परेशान ना हो इधर उधर और कुछ पढ़ने की। सिर्फ सिलेबस में जो जो मैथ के टॉपिक दिए हुए हैं वो मैथ के टॉपिक, जो रीजनिंग के टॉपिक दिए हैं बस उनको करें, और एक या दो कोई बुक पकड़ें और अच्छे से अच्छे मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितनी आपकी पकड़ अच्छी होगी, उतना ही आपके सिलेक्शन अच्छा चांस रहेगा सिलेक्शन होने का। और जो ये एक टेबल दे रखा है जिसमें ये बताया हुआ है कौन कौन सी ट्रेड्स और कौन कौन सी डिसिप्लिन्स जो हैं वो इसमें एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं, वो सारी दे रखी हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और जैसे ही आप CBT 2 एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं और आप कट ऑफ पार करते हैं, वैसे ही आपको फिर थर्ड एग्ज़ाम देने को मिलता है जो कि एक साइको टेस्ट होता है, जिसमें उस CBT 3 में 5 टेस्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो उसके बारे हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, और नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गई एक पूरी आउटर स्टोरी। अगर मैंने एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि जॉब में क्या होता है, कैसे होता है और सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब मेन बात तो आती है पढ़ने की कि कैसे पढ़ना है। मैंने जैसे कि अपने थंबनेल में लगा रखा था कि 3 से 4 महीने के अंदर आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक अपना एडवाइस देता हूँ, मेरी ये एडवाइस है, कोई मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करने से होगा। मैंने कुछ बुक्स हैं वो बताने जा रहा हूँ, कुछ बुक्स बताने जा रहा हूँ जो कि अक्सर ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, जिसमें से एक है डॉक्टर RS अग्रवाल की एप्टीट्यूड और दूसरी है रुक्मिणी प्रकाशन की अंकगणित। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो अरिहंत की रीजनिंग की बुक है जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, और साथ ही साथ अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म की ये बुक है, ये भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन भी दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, तो ये भी अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो रुक्मिणी प्रकाशन की पढ़ लीजिए, स्पीडी पढ़ लीजिए, या फिर सबसे बेस्ट जो होती है वो होती है लूसेंट, सभी जानते हैं और सभी पढ़ते हैं। सबसे बाद में जब आप टॉपिक कवर कर लें, सिलेबस कवर कर लें, उसके बाद ज़रूरी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। सबसे मेन तो ये है, अगर आपको टॉपिक आते हैं सारे तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो मैंने अभी बुक दिखाई, ये कुछ सेलेक्टिव बुक्स हैं, इनके अलावा आपको और कोई बेहतर लगती हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये सेलेक्टिव बुक्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगा लें, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ अब हमें काफ़ी कुछ आने लगा है, और आप अपना स्कोर देखेंगे कि हाँ मेरा स्कोर ऐसे इतना नज़दीक जा रहा है सिलेक्शन के, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के इतने नज़दीक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के बाद फिर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ से आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि ज़रूरी नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं वो ही आ जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें नए नए क्वेश्चन मिलते हैं टेस्ट सीरीज़ में। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि आपको CBT एग्ज़ाम देना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है, तो उसमें आपको ये रहेगा कि जब आप कंप्यूटर पे टेस्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पेपर पेन से करने पे और कंप्यूटर पे करने में हमारी एफिशिएंसी में फ़र्क होता है। हम पेपर पेन पे जल्दी कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदेमंद होगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको टेस्ट सीरीज़ तो लगानी ही लगानी है, टेस्ट सीरीज़ के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए ये हो गई बात, और अगर मैं अपनी थोड़ी सी बात करूँ तो मेरा जो कुछ पढ़ने का तरीका, ये स्ट्रैटेजी रही थी वो कुछ इस प्रकार थी कि मैंने मैथ्स कवर किया था। किरण पब्लिकेशन की जो बुक थी SSC CGL के लिए होती है, उससे मैंने मैथ कवर किया था। रीज़निंग मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि रीज़निंग के टॉपिक मुझे इजी लगते थे और कहीं ना कहीं मुझे वो आते थे, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। टेस्ट बुक से ही टेस्ट सीरीज़ लगाई थी मैंने। अपने पूरे सिलेक्शन के थ्रू टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ यूज़ करी, जो कि मेरे को बहुत ही हेल्पफुल रही। उसके बाद साइंस के लिए मैंने 9th और 10th की बुक पढ़ी थी, वो भी पूरी नहीं पढ़ी, मेरे को जहाँ जहाँ ज़रूरी लगा वो पढ़ा, कुछ लूसेंट का पार्ट पढ़ा। और
साइंस के लिए मैं आपको रिकमेंड ये भी करूँगा कि अगर आप चाहते हैं तो 9th और 10th की साइंस, आपके पास टाइम बहुत है क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी में अभी बहुत टाइम है। तो जिनके जो जो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके पास बहुत सारा टाइम है, तो वो 9th और 10th की पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सबसे बेस्ट होता है वो। बट अगर आपके पास समय कम रहता है तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके किया था। और करंट अफेयर पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि मैंने मुश्किल से 3 महीने ही पढ़ाई की थी और वो भी CBT 2 से पहले स्टार्ट किया था। तो कुछ इस प्रकार से मेरा तरीका था पढ़ने का और मेरे सब्जेक्ट्स थे पढ़ने के। साथ ही साथ अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में मैंने इलेक्ट्रिकल चूज़ किया था। इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी, मुझे उस बुक का नाम याद नहीं है, मैं अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो बुक मैंने पढ़ी थी, वो बुक भी काफ़ी हेल्पफुल रही थी। लेकिन मैं बार बार ही बोलूँगा कि बुक से ज़्यादा हेल्पफुल आपको टेस्ट सीरीज़ होंगी। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ यूज़ कीजिए, चाहे तो आप टेक्स्ट बुक की यूज़ कीजिए, चाहे तो आप ग्रेडअप की यूज़ कीजिए, चाहे तो आप प्लेटफॉर्म की यूज़ कीजिए, या फिर जो भी बेटर होता है, आपको जो भी बेटर लगता है वो यूज़ कीजिए। बट तरीका यही है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद फिर आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए। आपके पास समय बहुत है, आप अच्छे से उसको पूरा कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वाली वैकेंसी में जहाँ पे भी आप प्रयास करें वहाँ पे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं एक अपना टारगेट पूरा कर सकूं 1000 सब्सक्राइबर का। और जिससे मैं ये चाहता हूं कि मुझे एक लाइव आने का ऑप्शन मिल जाएगा, और लाइव आने से मैं फिर ये कर सकूँगा कि आपके जो भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं चाहता हूँ कि हर एक कमेंट का जवाब दूँ। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो लाइव आके कम से कम हम ये कर सकेंगे कि आपका क्वेश्चन जो है लाइव आंसर और क्वेश्चन कर सकेंगे, हम क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करें, ताकि मैं अपना एक टारगेट पूरा कर सकूं। थैंक यू।